प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम आर्या है। ये उड़ीसा भुवनेश्वर की हैं। 2013 इनका डेट ऑफ बर्थ है। आइए सबसे पहले आपको इनके पंचांग से परिचय करा देता हूं। विक्रम संवत 2069, शक संवत 1935। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम पराभव संवत्सर है। और इस संवत्सर में जन्मे लोग जो होते हैं वो सठ होते हैं। मतलब आप जब इसको समझाने का प्रयास करेंगे कई बार तो वो अपने जिद के कारण आपकी बात नहीं समझता है, या कई बार वो थोड़ा हठी होता है, ये बात भी कह सकते हैं। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बलवान और व्यक्ति के इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा की स्थिति बड़ी मजबूत होती है, जहां वो अपने लेवल से बैठ करके बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात कर बैठता है। और कई बार उसको समझाने से उसको वो बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में कई बार नहीं आती है कि उसके लिए कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज ठीक नहीं है। जैसे उत्तरायण में जन्मे होने से इनके पिता के प्रभाव इनके ऊपर रहेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, स्वभाव अच्छा रहेगा, प्रभाव अच्छा रहेगा। उत्तरायण में जन्मे होने से शुभ ग्रहों का प्रभाव बेहतर हो जाता है। जैसे शुभ ग्रहों में से अगर बात करें तो गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, सारे शुभ ग्रह एक साथ अष्टम भाव में गुरमिट करके बैठे हैं। इसका फलादेश बड़ा अजीब होगा और देखने लायक होगा। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति को क्रोध आता है, और सबसे उससे भी अच्छी बात है कि व्यक्ति के क्रोध करने की जो स्थिति है उसको ये पता है कि मुझे क्रोध कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। मतलब उसमें जो संतुलन है वो व्यक्ति आराम से पैदा कर लेता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं, नहीं पापक होते हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक और कमजोर होते हैं, मतलब इनका प्रभाव भी कमजोर होता है। इसके कारण कई बार कि जब आप शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा का पठन पाठन करते हैं तो आपको ये बात पता चलती है कि यहाँ पे आपके धन के संतुलन की गति कमजोर हो सकती है, जहां पे आपको हमेशा ही काम करने की आवश्यकता होगी। जहां पे मैं समझता हूं कि इनका जन्म ग्रीष्म ऋतु शुक्ल पक्ष में होने से संतानोत्पत्ति में थोड़ी सी समस्याएं बन सकती हैं। सोमवार के जन्म में होने से व्यक्ति झगड़ा नहीं करना चाहता, पर हाँ अपने मन का जरूर करेगा, बुद्धि अपनी जरूर लगाए। और एक बात जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली, ये बात रहेगी। महत्वाकांक्षा बड़े ही उच्चतम दर्जे की होगी। गंड योग में जन्मे होने से और कौलव कर्ण, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो थोड़े बहुत प्रतियोगिता के साथ जीवन को जीता रहता है। यहाँ पे शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर राजसिक प्रभाव के बाद तामसिक, ये दो तरीके के प्रभाव सामने से देखने को मिल जाते हैं। जहां शूद्र वर्ण में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति जो है वो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, इन सब चीजों का उसका शरीर जो है वो या उसके जो विचार हैं इन सब चीजों से प्रभावित होते देखे जाते हैं। जहां मनुष्य गण के होने के कारण समस्त गुणों का रखने वाला वो हो जाता है। उसके पास सारी चीजें हैं, क्रोध है, माया में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, रिश्तों में जकड़ा हुआ है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। मतलब आपको ये बात समझने के लिए मजबूर कर देती है कि कई बार आपको किन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गण कौन सा है, आप किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं, आपका जन्म किस योग में हुआ है। जैसे इनका जो योग है वो गंड योग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो थोड़ी बहुत बीमारी के साथ होता है, प्रैक्टिकल विचारधारा को रखने वाला होता है। ये इनका पंचांग है। पर इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग में सबसे अच्छी बात जो है वो ये हो सकती है कि इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु सोमवार का जन्म। ये तीनों चीजें इनके लिए संतुलन बनाने वाली हो सकती हैं, संतुलित करने वाली हो सकती हैं। बाकी मनुष्य गण है तो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य और सारी चीजें भरी पड़ी हैं। मतलब आपको इन सब चीजों से काम करना है। जहां आप दूसरे के विकास को देख करके जलिए मत, जहां आप किसी दूसरे से ईर्ष्या मत करिए, द्वेष मत रखिए, सबको सामान्यतः आदर करने का भाव रखना चाहिए। ये सब चीजें हैं अगर तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। मैं यही पंचांग में बैठ करके आपको आपकी कुंडली के जो है वो 5 अच्छी चीजें बता देता हूं, और कुंडली के अंतिम हिस्से में 5 जो इस कुंडली की कमजोरियां होंगी वो बताऊंगा। जहां सबसे पहले अगर आप देखें तो इस कुंडली की सबसे जो अच्छी बात है, उच्च के शनि 12वें भाव में राहु के साथ, ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात होगी। और वो
जातक को कहीं ना कहीं मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा ही आगे रखने वाला, परिस्थितियों को समझने वाला और अपने व्यय को संतुलित रखने वाला बना देंगे। जहां उसका व्यय हमेशा पता रहता है उसको कि कहां करना है। इस कुंडली में जो धन भाव के अधिपति हैं गुरु, वो धन भाव को देख रहे हैं, तो ये धन भाव के अधिपति की एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। शुक्र जो है वो अगर धन भाव से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति को धन संपन्न, जहां पे व्यक्ति के पिता बड़े ही धनाढ्य वर्ग से आते हैं या व्यक्ति के पिता धन से परिपूर्ण होते हैं, इस आधार पर कई बार व्यक्ति को धन संपत्ति से लोभ न होते हुए भी कई बार उसे पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाती है या पिता का वो सर्वस्व लाभ प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अगर ना भी मांगे तो भी पिता उसको देते हैं और भरपूर भर भर के मिलता है। धन के बारे में विचार करें या प्रेम के बारे में विचार करें, स्वभाव के बारे में विचार करें। और धन भाव के अधिपति ने, गौर से समझिएगा, सुख भाव के अधिपति को 5वीं दृष्टि से देखा है। तो धन और सुख का संबंध बन जाने से व्यक्ति के जीवन में माता का लाभ मिल जाए और व्यक्ति यहां से माता के सुख को भी प्राप्त करने वाला हो जाएगा। क्लियर है? जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति शुक्र जो जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं, और वो मैं समझता हूं कि इनकी कुंडली में डिग्री के आधार पर जिस अवस्था में है वो अस्त नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि सप्तमेश अस्त नहीं है, लेकिन अपने भाव से आगे बैठे हैं, उस पे राहु की दृष्टि है, जो कौन है, इनके मित्र होते हैं, शुक्र राहु के संगी होते हैं। इस आधार पर कि 7वें भाव में अगर शुक्र की राशि बनी हो और वो 8वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति का ससुराल धनवान मिलता है और व्यक्ति ससुराल से संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त करता है। दूसरी बात है, यहाँ पे मंगल और सूर्य जैसे 2 ग्रह बैठे हैं तो ससुराल में जो पति होता है वो सरकारी नौकरी वाला या सरकार से संबंध बना करके काम करने वाला होता है। ये दूसरी अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति से चंद्रमा देखिए एकदम निकटस्थ या वहीं बैठे हैं। ये दूसरी नहीं तीसरी सबसे अच्छी बात हो सकती है, जो व्यक्ति के जीवन के विचार, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के स्पष्ट और व्यक्ति के स्पष्टवादी होने का प्रभाव रखवा सकते हैं। ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। जन्म कुंडली के 5वें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के 9वें भाव के अधिपति का एक साथ एक भाव में इकट्ठे बैठना व्यक्ति को रिसर्चर, व्यक्ति को ज्ञानी, व्यक्ति को खोजबीन करने वाला, गूढ़ और रहस्यमयी चीजों के पीछे भागने वाला और साथ ही साथ अपने भाग्य और अपने बल का संपूर्ण प्रभाव विकसित करने वाला बना देंगे। वहीं अगर उस भाव के ठीक पीछे सूर्य और मंगल जैसे प्रभाव विकसित होंगे तो भाग्य का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर भी होगा। ये बात भी पहली है, यानी कि ये चौथी सबसे अच्छी बात है। 10वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठना, 10वें भाव के अधिपति का मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठना और लग्न को देखने से व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी संपन्न योग बन जाएगा, जो जातक की कुंडली को कई तरीके से अपने पैरों पर खड़ा करने वाला, महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ जीवन में ऊंचे लक्ष्यों का आह्वान करने वाला और साथ ही साथ ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला बना देंगे। व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के द्वारा दिया गया कोई भी सामान या कोई भी वस्तु उसे स्वीकार नहीं है। वो हमेशा अपने बल पर कुछ करना चाहता है, डिपेंडेंट रहना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है। किसी दूसरे के भरोसे उसकी गाड़ी नहीं चल सकती, ये उसको बहुत अच्छे से पता है। ये लक्ष्मी संपन्न योग जिसे मैं लक्ष्मी योग कहता हूं। उसके बाद ये चौथी के बाद 5वीं बात थी, शायद अगर चौथी रही हो तो एक और बता देता हूं कि जन्म कुंडली में जब सुख भाव के अधिपति को गुरु और यहां से शनि का संबंध बन जाए या फिर चंद्रमा का संबंध बन जाए, सुख भाव के अधिपति से केंद्र या त्रिकोण का संबंध बन जाए गुरु और चंद्रमा का, तो ये अद्भुत योग बन जाता है जहां पे व्यक्ति के जीवन में चल अचल संपत्ति का सुख मिलता है, जहां वही व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति की माता और व्यक्ति के पिता और व्यक्ति के कुटुंब में धार्मिक माहौल और धर्म से युक्त और साथ ही साथ मांगलिक कृत्य हमेशा ही जीवन में या हमेशा ही जीवन में घटित होते रहते हैं, ये अवसर मिलता रहता है। ये 5वीं या 6वीं अच्छी बात थी। अब एक एक ग्रहों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले सूर्य की चर्चा करता हूं। आइए अब आपको सूर्य के बारे में बताता हूं। इनकी कुंडली में सूर्य को समझते हैं। सबसे पहले सूर्य जो बैठे हैं वो 25 डिग्री के हैं, मृगशिरा नक्षत्र में। अब जरा ध्यान से समझते हैं इस कुंडली को, एक एक ग्रहों को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य जो होते हैं वो कारक होते हैं, चंद्रमा कारक होते हैं और गुरु कारक होते हैं। ये 3 ग्रह। तो मंगल लग्न के अधिपति होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी अधिपति हैं और वो इस कुंडली के लिए खराब नहीं होंगे, अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। वस्तुतः थोड़े सामान्य जरूर होंगे क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां बनी है।
और मंगल की स्थिति और लग्न की स्थिति, लग्न 15 डिग्री का बलवान, अनुराधा नक्षत्र, शनि जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो उच्च के हैं, इस वजह से लग्न का प्रभाव हमेशा अच्छा रहेगा। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की, जिसके लिए 6 अंक अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए कर्क और मीन राशि अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए बचना चाहिए सिंह राशि वालों से, धनु राशि वालों से और मेष राशि वालों से। ये राशियां आपके लिए शत्रु लग्न या शत्रु राशियां कही जा सकती हैं। उसके अतिरिक्त आपको लाभ मीन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि वालों से और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों से लाभ की स्थिति बनती है। दूसरे नंबर पे अगर वृषभ राशि वालों से भी बात करें तो सामान्य लाभ रहेगा, पर विशेषतया मीन, कर्क और कन्या ज्यादा बढ़िया। दिशा आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, इस वजह से उत्तर दिशा बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अंक मैंने कहा 6, दिन मंगलवार। क्लियर है, ये सारी चीजें बात हो गई। इस कुंडली के लिए सूर्य जो होते हैं वो दशम भाव के अधिपति होकर के देखिए जन्म कुंडली में बैठे हैं 25 डिग्री पे मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के साथ। ये अच्छी बात होगी। और मंगल और सूर्य दोनों एक साथ मित्र होकर के इस भाव को वृद्धि देंगे, जहां व्यक्ति का रोजगार और जहां व्यक्ति के जो सामाजिक स्थिति होगी वो यहाँ से विकसित होती हुई देखी जाएगी। जहाँ सूर्य के प्रभाव से पेट की समस्याएं भी बनेंगी, जहाँ सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति चिंता भी करेगा, जहाँ सूर्य के प्रभाव से ये मंगल के नक्षत्र में बैठे होने के प्रभाव के कारण व्यक्ति में अत्यंत महत्वाकांक्षा की स्थिति पड़ जाती है। समझ में आ रही है चीजें? इधर देखिए मेरी तरफ। अब आप लोग ये सोचिएगा कि पंडित जी तो किसी दूसरे की कुंडली देख रहे हैं, चलो बात खत्म होगी, पंचांग देख लिया, ये पंचांग भी अच्छा बताते हैं, बाकी तो चीजें बताते नहीं। ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ अच्छा बताता हूँ और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करता हूँ, क्योंकि सूर्य जो है वो थोड़े कमजोर दिख रहे हैं डिग्री में, इस कारण से इनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, इनको बल अलग मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 4 शुभ ग्रह इस भाव से ठीक आगे बैठे हैं। इस कारण से दशम भाव का बल बढ़ेगा, व्यक्ति के जीवन में नौकरी के योग बनेंगे और व्यक्ति निस्संदेह IAS IPS की भी अगर तैयारी करना चाहे, क्योंकि गुरु भी जो बैठे हैं वो बुध के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में शुक्र भी साथ ही बैठे हैं। अष्टम भाव के शुक्र अच्छे परिणाम करते हैं और यहाँ सप्तम के कारक गुरु जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, वहां से निकटस्थ होकर के शुक्र जैसे ग्रह के साथ जो व्यक्ति के जीवन को अनुभवी बनाने के साथ साथ व्यक्ति को खोजबीन करने वाला और कई तरीके से गूढ़ और रहस्यमयी चीजों के पीछे भागने वाला बना देंगे। ये सूर्य की 7वीं दृष्टि जो व्यक्ति को चिंता पैदा करने वाला बना। कई बार व्यक्ति सोचता रहे बेवजह की चीजों पे चिंता करता रहे, बालों से संबंधित समस्या, रक्त से संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या कई बार आसान होती है। इन लोगों में प्रायः जो है वो चश्मे लग जाते हैं आरंभ में, और कई बार व्यक्ति के पेट से संबंधित समस्या भी होती है। हालांकि ये चीजें बहुत सामान्य हैं, बहुत ज्यादा इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उस सूर्य को किसी भी दृष्टि की प्राप्ति नहीं है इस वजह से। और नवांश कुंडली की बात अगर करूंगा तो कल बताऊंगा कि वो सूर्य जो है वो अपनी ही राशि के जा रहे हैं, यहीं बैठ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये कुंडली जो बनी है नवांश कुंडली में भी 8 नंबर ही बना है, लग्न में वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बनती है। इस कारण से ये सूर्य और भी ज्यादा बलवान हो जाएंगे, मतलब सरकारी नौकरी और सरकार से जुड़ करके काम करने का क्षेत्र और भी ज्यादा खुलेगा और व्यक्ति को एक बड़ा व्यापार मिलेगा। व्यक्ति अपना खुद का कारोबार स्थापित कर सकता है, खुद के लिए काम कर सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ो, चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में, इस कुंडली के लिए अब जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है वो वृषभ राशि में बैठे हैं, तो अग्नि तत्व के ग्रह हो गए सूर्य और भूमि तत्व की राशि में बैठ गए। इससे भाव के अधिपति इनसे जो है वो निकटस्थ बैठे हैं, पर सूर्य को ये राशि विशेष पसंद नहीं है। इस कारण से भी कई बार जो है वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और उनको आधा परिणाम देना पड़ता है। मतलब क्या है कि जो दशम भाव है ये आपको आधा परिणाम देगा, 50%, पर इसका 50% भी परिणाम देना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब आपके लिए काफी है। तो ये अपनी दशाओं में नौकरी दे सकते हैं, ये अपनी दशाओं में आपके व्यक्तित्व को चौड़ा कर सकते हैं, ये अपनी दशाओं में आपके दाम्पत्य के सूत्र को लाभान्वित कर सकते हैं, पति से आपका मेल करा सकते हैं। दाम्पत्य के सूत्र के बंधने के बाद व्यक्ति में थोड़ी गर्माहट भी बढ़ती है और कई बार वहां पे थोड़ी से जैसे है वो मतभेद की स्थिति बनेगी, क्योंकि वहां पे क्रूरता रही है, क्रूर रही है स्थिति, क्रूरता पर पनप रही है। ये इस पे आपको ध्यान देना होगा कि सूर्य की दशा में आपके दिमाग की चंचलता बढ़े नहीं, सूर्य की दशा में आपका मन परेशान ना हो, सूर्य की दशा में आप जो है वो बहुत जल्दी एग्रेसिव ना हो। ये अंतर की भी बात करता हूं, इस पे आपको ध्यान देना होगा। कार्यक्रम अच्छा रहे, करियर ठीक रहे, व्यवसाय चलता रहे, मन चिंतित और परेशान होता रहे, आदि व्याधि, स्टोन, ब्लैडर वगैरह में कई बार पथरी वगैरह भी हो जाता है, ये चीजें देखने को मिलती हैं। दशा के आरंभ में ही कई बार जो है वो मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते,
ये भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको सूर्य की दशा में देखने को मिल सकती है। अब बात चंद्रमा की करेंगे। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा जो होते हैं वो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, मतलब यहाँ के, और ये इनकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में। मैंने क्या बात कही थी? चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे होने से, और जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, यहाँ पे वो आधा परिणाम करने वाले हैं। नक्षत्र जो है वो इनका कौन सा है? आर्द्रा, मतलब बहुमुखी, बहुआयामी और कई सारे गुण लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। जहां व्यक्ति छोटे छोटे कामों में अपने आप को उलझा करके नहीं रखेगा, हमेशा ही टॉप क्लास, टॉप चीजें और अच्छे अंक से प्राप्त करने का प्रयास करता है, पास होने का प्रयास करता है। उसको बहुत सीमित रिसोर्स नहीं चाहिए, उसको कोई भी चीज बहुत अच्छी चाहिए, भले ही इंतजार करे, छोटे छोटे कामों में अपना वक्त बर्बाद ना करे। ऐसे जो है वो उसके स्वभाव होते हैं। स्वभाव शीतल हो, क्रोध में आए तो फिर किसी की सुने नहीं, और एक साथ स्टेज पे हो तो वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कैमरामैन भी है, वो एक साथ सारा काम कर सकता है। उसको हर एक चीज की जानकारी बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद सारी चीजें। आप इस व्यक्ति के अंदर छिपे गुणों को समझ नहीं सकते, और कई बार इसके छिपे गुणों को समझने की आवश्यकता हमें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि इसको आप कहीं भी लगा देंगे तो ये व्यक्ति कहीं पे भी फिट बैठ जाता है। जहां ये कई बार कारीगर है, जहां ये कई बार इंजीनियर है, जहां ये कई बार फिलोसोफर है, और कई बार ये लेखक भी हो जाता है, क्योंकि ये राहु है जो किसी की भी प्रवृत्ति में व्यक्ति को ढाल देता है। और जहां पे व्यक्ति को लेखक बना देता है, कवि बना देता है, गणितज्ञ बना देता है और दार्शनिक भी बना देता है। जातक के जीवन में जो भी उसके हथेली में दे दी जाएगी वो उसमें से बेहतर ही निकाल करके सामने वाले को रख देता है। ये आपके अंदर गुण है, इसको विकसित करने की आवश्यकता है। इस चंद्रमा की स्थिति जो है वो पंचम भाव से चतुर्थस्थ है और लाभ भाव से चतुर्थस्थ है। और जरा गौर करिए तो लाभ भाव में भी शुभ ग्रह की राशि बनी है और पंचम भाव में भी शुभ ग्रह की राशि बनी है। ये सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा इन दोनों भावों से केंद्र में है। पर अष्टम भाव के चंद्रमा व्यक्ति को बड़ी तोड़ते हैं। कैसे? विचारों से, कैसे? परिस्थितियों से, कैसे? स्वास्थ्य से, कैसे? कंफ्यूजन से, कैसे? विचारों से। इतना ज्यादा है, कई बार दिमाग में बातें इतनी ज्यादा हैं कि समझ ही नहीं आए कि मुझे करना क्या है। मतलब आपको चुनने में दिक्कत हो सकती है। आपके पास पूरी प्लेट भरी है, आप जो उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, पर आपको कई बार ये कंफ्यूज कर देगा कि मुझे क्या चाहिए। मतलब आपको अपने पूर्वजों से, आपको अपने बड़ों से, अपने से जो बड़े लोग हैं इन लोगों का आदर, किसी भी क्षेत्र में जानने की इच्छा, और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों पे ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अपने धर्म के बारे में, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में, अपने नियम के बारे में, अपने कानून के बारे में, अपने जो है वो दर्शन के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता तो सभी को होती है। पर वस्तुतः ये अष्टम भाव जो है ये स्वप्न का भाव होता है, जहां व्यक्ति कई बार स्वप्न देखता है, स्वप्न से अपने भविष्य को तालमेल बिठा करके वो अपने भविष्य को समझने की कला विकसित कर सकता है। उसके अंदर जो पंच महाभूत शरीर के तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, ये जो सारे तत्व हैं वो कहीं ना कहीं जागृत होते हैं। छठी इंद्री जागृत होती है जो भविष्य को समझने की शक्ति और विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देते हैं। यहाँ पे चंद्रमा छठे भाव के, आठवें भाव के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को वैचारिक रूप से तोड़ने का भरसक पूरा प्रयास करते हैं। पर अगर व्यक्ति इस बात को समझ जाए तो निस्संदेह अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रख सकता है, और कई बार वो इतना सारा काम कर सकता है जो बहुत कम लोगों ने करे हैं। क्योंकि अष्टम भाव पे वो कई सारे ग्रहों के साथ बैठा है, जहां वहां पे सारे के सारे शुभ ग्रह का प्रभाव जब मिलेगा तो व्यक्ति महान धार्मिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही पारंगतता को हासिल करते हुए बहुत ही उच्चस्थ सिंहासन पे बैठ जाता है। जैसे मठाधीश हो जाए, मठ का अधिपति हो जाए, धर्म का संपूर्ण सुख भोगे और धर्म का संपूर्ण उपभोग करे, ये बातें बनती हैं। पर वस्तुतः सिद्धांत ये कहता है कि अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने का कोई दोष नहीं लगता, पर फिर भी वो परेशान जरूर करता है। इस वजह से आपके ऊपर इस बात का दबाव काम करेगा कि आप किसी भी चीज के समझने के तरीके को कैसे विकसित कर रहे हैं और कैसे किसी भी चीज को किस वे में ले रहे हैं। जैसे आपको किसी ने कोई बात कही है तो आपको वो कैसे
आपने उसको रिएक्ट कैसे किया है और कैसे उसको अपना जवाब दिया है, कैसे उसको अपना उत्तर दिया है। दरअसल यहां से आप एक अच्छे स्वभाव की जाति का, एक अच्छे व्यवहार की जाति का और विलक्षण प्रतिभा के धनी दिमाग लगा करके अपने खुद के रास्ते को खुद से तलाशने का व्यवहार शामिल कर सकते हैं। ये चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का भाग्य का बल बढ़े, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का रिसर्च पेपर पूरा हो जाए, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को यात्राएं करनी पड़ती हैं और अच्छी होती हैं, कमजोर नहीं होती। व्यक्ति को खुद को बचाना होता है बुरी निगाहों से, बुरे लोगों से, बुरे समाज से। इन सब चीजों से बचने और बचाने की आवश्यकता खुद को महसूस करनी चाहिए। जहां आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, फेफड़े में समस्या, इन सब चीजों से भी कई बार आपको 2-4 स्थितियों में गुजरना पड़ता है। चोट चपट की घटनाएं एक आम बात होती है। और चेहरा सुंदर हो, धन बढ़िया है, भाग्य का लाभ बढ़िया होता है। चंद्रमा की दशा में विवाह की स्थिति बनती है, चंद्रमा की दशा में भूमि भवन का सुख मिल जाता है, चंद्रमा की दशा में मांगलिक कृत्य होते हैं, चंद्रमा की दशा में आप दान कर सकते हैं, चंद्रमा की दशा में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, चंद्रमा की दशा में कुछ नया सामाजिक काम कर सकते हैं, चंद्रमा की दशा में विश्व प्रसिद्ध होने के लिए कोई काम कर सकते हैं, चंद्रमा की दशा में कई सारे जो सामाजिक लेवल पे नहीं, बड़े बृहद स्तर पे, जो लार्ज स्केल पे जो काम करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अब मंगल की बात करते हैं। आइए, अब मैं यहाँ पे मंगल की बात करूंगा, पर मंगल की बात करने से पहले एक बात कहता हूँ। मैंने दिनेश जी को उस दिन के कार्यक्रम में जो चपत लगाई थी, उन्होंने आज का कार्यक्रम देखा है, वो शनि के दृष्टि वाला। मैं अभी ये कार्यक्रम शूट कर रहा हूँ, अभी ये 10 मिनट पहले इन्होंने कमेंट लिखा है कि जय श्री कृष्ण गुरुजी, दर्शकों से जरूर रूबरू होना चाहिए, अवश्य कार्यक्रम बनाइए। मुझे मेरे नेत्र भर गए और मैं क्या कहूँ, मैंने लिखा है इनको कि अच्छा लगा आपको देखकर, सच में आप मेरे ही जैसे हैं। मेरे जो दर्शक हैं वो मेरे ही जैसे हैं। बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो प्रोफेशनल ज्योतिषियों के पास हैं। बस जो मेरे जैसा है वो मेरे पास है, जो पैसे को देखता है वो पैसे के पास है। इस चीज से मैं अपने आप को धनी समझता हूं और इस चीज के कारण ही मुझे बड़ा जो है वो आनंद आता है, क्योंकि जो दिल से है वो मेरे पास है। और अगर आप दिल से अच्छे नहीं होते तो निस्संदेह प्रतिक्रिया नहीं करते और गायब हो जाते। पर मुझे सच में अच्छी बात लगी कि आप बने हुए। इस बात का एहसास ये है कि माई का आशीर्वाद है और निस्संदेह जो जुड़ा है वो मन से जुड़ा है। हाँ, अलग बात है कभी आप चले जाते हैं, कभी आप नहीं होते, कभी आप व्यस्त होते हैं, पर वस्तुतः मैंने ये बात देखी है कि जिन लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं वो वस्तुतः मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं। वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि मैं यहां से जो उन्हें अपना बना करके बैठा हूं, वो बात है ना, वो राजनीति फिल्म में वो अर्जुन रामपाल जी ने क्या बात कही है, वो सोचते हैं माधोपुर की सीट से हटा देंगे हमें, पर पता नहीं कुछ ऐसा बोला है उन्होंने, हम तो दिल में बैठे हैं, कैसा पता नहीं, ऐसा कुछ कहा था, मुझे याद नहीं, मैंने वो ऐसा नहीं। तो ये बात है। आइए मंगल पे लेके आता। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो 13 डिग्री के हैं, रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। और वो चंद्रमा, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, यहाँ के लिए अच्छी है, यहाँ के लिए भी अच्छी है, वो कहीं के लिए भी खराब दृष्टि नहीं डालेंगे। लग्नेश है, रोगेश है, और वस्तुतः वो 13 डिग्री के हैं, डिग्री अच्छी है, बलवान बने बैठे हैं। पर अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे, थोड़ा मेल जोल गड़बड़ होगा, इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। क्योंकि लग्न कुंडली से भी लग्नेश सप्तम भाव में, तो सप्तम के मंगल मांगलिक बना दें, और चंद्रमा से भी 12 में, तो चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से दोनों से ही मांगलिक का विचार होगा। पर मैं एक बात और कहता हूं कि ये में वृश्चिक लग्न की ही कुंडली है, और लग्नेश अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो खराब मांगलिक नहीं होने देंगे। ऊपर से अगर आप देखें तो दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे, परम मित्र के साथ बैठे हैं, उनके पीछे केतु और किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तो उस तरीके का मांगलिक जो एक गणितीय पक्ष का है या एक फलादेश के रूप में, इस बात का मैं आसार व्यक्त करूंगा कि यहाँ पे मंगल खराब नहीं होंगे, मतलब बुरे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। लग्नेश की स्थिति अच्छी है, दृष्टि हर जगह उनकी अच्छी जा रही है, तो यहाँ पे कहीं पे भी वो खराब स्थिति में नहीं होंगे, जहां तक कि कुंडली इस मामले में मंगलिक का दोष बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है? अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो भी विवाह किया जा सकता है। समझ में आ रही होगी बात। मंगल की स्थिति रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा अष्टम में, इस वजह से कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है, दांतों का दर्द और कई बार हड्डियों के चटकने का डर होता है। इस वजह से
आपको इन सब चीजों पे विचार करना होगा। क्लियर है? मंगल जो है वो आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के लग्न को देखेंगे तो स्वभाव को दिशा देंगे, दशम भाव को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और इस मंगल की दशा में आपके व्यक्तित्व का बेहतर होना, इस मंगल की दशा में विवाह की स्थिति बन जाए, इस मंगल की दशा में व्यक्ति के व्यवहार में, वैचारिक प्रभावों में सकारात्मक लाभ देखने को मिलता है। पर उग्रता और व्यग्रता वो रहती है, क्योंकि वो उसका प्रभाव है। ग्रह का नेचुरल बिहेवियर जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छी बात है और उसको कभी भी घबराने जैसी कोई स्थिति में नहीं जाने की आवश्यकता है। मंगल आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे और ये 100% जो है वो अच्छे परिणाम वाले ही बन रहे हैं। एक बात और कहूंगा, अगर नवांश कुंडली में जो बात देख रहा हूं उसके आधार पर ये जो मंगल है वो स्वग्रही हो रहे हैं, यहां बैठ रहे हैं अपनी राशि में, नवांश कुंडली में। इस वजह से यहां के लिए भी मैं समझता हूं कि वो खराब नहीं होंगे। थोड़े बहुत मतभेद बनते हैं, थोड़े बहुत जो है वो कष्ट की स्थिति प्रत्येक ग्रह देते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा लाभ होता है, कभी बहुत हानि। ये एक सामान्य सी बात होगी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये ग्रह आपकी कुंडली में चूंकि जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति से इसकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती है शुक्र के साथ, तो आधा परिणाम करेंगे, पर इनका आधा भी बहुत ज्यादा आधा होता है। क्लियर है? मंगल की दशा में मैंने बात क्या कही, करियर में लाभ, व्यापार क्षेत्र बढ़िया, व्यक्तित्व का विकास, स्वास्थ्य का लाभ हो जाए और व्यक्ति के विवाह की स्थिति बन जाती है, वैवाहिक संबंध आते हैं। अब बात बुध की करेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध जो होते हैं वो बनते हैं लाभ भाव के अधिपति और साथ ही साथ बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ पापी भाव के अधिपति हो जाते हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि बुध जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होंगे और अष्टम में बैठेंगे तो ये व्यक्ति को खोजबीन, रिसर्च, दिमाग लगाने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने वाला, इशू क्रिएट करने वाला और क्रिटिक्स बना देते हैं। किसी भी चीज में कमजोरी और किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये जो धुन सवार होती है वो इसी के कारण होती है। क्योंकि बुध को देखिए, वो बुध आर्द्रा में बैठे हैं, शुक्र भी आर्द्रा में बैठे हैं, चंद्रमा भी आर्द्रा में बैठे हैं। यहां व्यक्ति जो है वो घुस करके निकाल लेता है। मतलब ऐसी कई सारी चीजें उनके जीवन में घटित होंगी जो वो कई बार स्वयं में पचा जाती हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। यहां बुध जब राहु के नक्षत्र में बैठेंगे और लाभ भाव के अधिपति होकर के स्वग्रही अष्टम में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कई बार थेसिस लिखने वाला, दिमाग लगाने वाला, तार्किक बुद्धिमान और तार्किक बनाने के साथ साथ बुद्धिमान बनाने के साथ साथ समझदार भी बना देते हैं और बेहतर जो है वो एक अलग तरीके के नेचर का व्यक्ति बनाने का प्रयास करते हैं, जहां व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का हो जाता है, बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला होता है। अगर बुध की चर्चा आप इस तरीके से करें तो उनकी 7वीं दृष्टि जो होगी, जो धन भाव पे होगी, जहां के अधिपति गुरु स्वयं उसके साथ बैठे हैं, ऐसी अवस्था बड़ी बेहतर और बेहतरीन हो जाती है। पर यहाँ पे कि चूंकि जन्म कुंडली में और ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि पापक ग्रहों का या जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना ठीक होता है, या फिर कई बार जब अष्टम भाव में एक ही ग्रह बैठा हो या अष्टम भाव के अधिपति खाली वहीं बैठे हों या बहुत सारे भाव के अधिपति अष्टम भाव में ना बैठे हों, तो ये कुंडली को अच्छी बात होती है कुंडली के लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि इतने सारे ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी भी शो करेगा, या फिर कई बार हम जितना ग्रह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं परिणाम का, चूंकि वो मृत्यु भाग है, तो ऐसी स्थिति में ग्रह अधिकतम संख्या में जो है वो शुभ ग्रह मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, तो शुभ लक्षणों का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति कई बार वो जो एक इमोशन हो, वो जो चंचलता हो, वो जो तार्किकता होती है, वो जो विलक्षणता होती है, वो जो सही और गलत के बीच का भेद होता है, वो जो अनुभव होता है, वो खुल करके सामने नहीं आ पाता है। मतलब जातक को इन सब चीजों पे काम करने की आवश्यकता महसूस होगी। और कई बार व्यक्ति जो है वो कम पैसों पे नौकरी करने को मजबूर होता है, कई बार उसके ऊपर ही सारे काम डाल दिए जाते हैं, कई बार ऑफिस में बहुत सारे लोग ना हो पर व्यक्ति खुद अकेले संभाल लेता है। स्वप्न देखे, स्वप्न को सेंध लगाए, स्वप्न पे विचार करे, सूक्ष्म अन्वेषण करे, इन सब चीजों पे व्यक्ति का दिमाग ज्यादा जाता है। क्लियर है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश के परम मित्र देवगुरु बृहस्पति लग्न के अधिपति, धन भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और उनकी डिग्री 2 डिग्री की है, इस वजह से कमजोर होंगे और साथ ही साथ मृगशिरा। पर इनका एक बात और भी आप लोगों को बताऊं, आप लोग कई बार डर जाते हैं कि ग्रह 0 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे बैठा है तो वो क्या परिणाम नहीं देगा। एक बात बताइए मुझे, जरा समझ के देखिएगा कि आपकी मृत्यु या मेरी मृत्यु हो जाए
पर क्या मेरा नाम खत्म हो जाए? अगर मैंने कुछ किया है, ये तो साक्षात देवतुल्य होते हैं। ग्रह जो होते हैं वो हमारी कुंडली में भगवान के रूप में, वो दशावतार वर्णन मैंने किया था कार्यक्रम में। तो ये तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, पर होता है कम। पर उनका उतना कमजोर होना भी हमारे लिए बहुत होता है। अगर वो ग्रह मृतप्राय भी होगा तो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो मृतप्राय होगा तो संभव है कि वो अपनी दशा काल में खाली ज्यादा परिणाम करे, पर वस्तुतः प्रभावित तो वो हमेशा करता रहेगा। दशा काल में वो एक्टिव होगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, ज्यादा फायदा करेगा। अंतर इतना ही है। पर ऐसा नहीं है कि वो 2 डिग्री का बैठा या 0 डिग्री का बैठा तो बिल्कुल सुसुप्त है या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अरे काम नहीं कर रहा है तभी तो आपको प्रभावित कर रहा है। विचार करिए, अगर काम नहीं कर रहा तभी तो आपको प्रभावित कर रहा है। मतलब उसको हम अगर काम उसके लिए करें, उसके मंत्रों का जप करने लगे, उससे संबंधित हम कुछ काम बेहतर करने लगे, तो निस्संदेह उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ग्रह 0 डिग्री पे है तो आपके लिए वो बिल्कुल ही नगण्य है। अस्त ग्रह भी परिणाम देते हैं, 0 डिग्री पे बैठा ग्रह भी परिणाम देता है। अंतर इतना है कि वो पापी कितना है और वो शुभक कितना है। तो यहां पे इतने भी बहुत हैं, वो 2 डिग्री के हैं ना, उनके पास बहुत अंश है, क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा निकट ही बैठे हैं। गुरु जो है वो 5वीं दृष्टि से उच्च के शनि को देख रहे हैं, जहां व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का लाभ मिले। गुरु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में धन संपत्ति से युक्त व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को और व्यक्ति के विलक्षणता को बढ़ाने वाला बना दे। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के सुख भाव पे पड़ेगी, जहां के अधिपति पहले ही उच्च के हैं। यानी कि गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पड़े और गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़े, यानी कि सुख भाव के अधिपति को और सुख भाव को, क्योंकि सुख के कारक, तो सुख के कारक ने सुख के अधिपति और सुख भाव को दोनों को देखा, यानी कि चल अचल संपत्ति और मेंटल एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों ही जातक के पास है। ग्रह के बल के कमजोर होने से फिर भी आप अगर चाहें तो गुरु की दशा में धन संरक्षण कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी आपके पास विकसित हो जाएगी, वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा, कुछ नई शिक्षाएं आप अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान का मोल बढ़ जाता है, धार्मिक यात्राएं होती हैं, धर्म में व्यक्ति का समावेश होता है, ये सारी चीजें, विवाह आदि के संबंध आते हैं, पुत्र संतति की प्राप्ति हो जाती है, विदेश यात्रा होती है, लाभ के संकेत मिलते हैं। ये सारी चीजें गुरु की दशा में की जा सकती है। गुरु की दशा में आप डिग्री अपनी बढ़ा सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं, कोई प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में परिणाम मिल सकते हैं। ये सारी दशाएं गुरु की दशा में हो सकती हैं, काम बन सकते हैं। अब बात शुक्र की करेंगे। अब बात शुक्र की करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शुक्र 12वें और सप्तम के अधिपति होते हैं। ये इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेते हैं। मारक का मतलब क्या होगा? मारक का मतलब होगा वो सबसे पहले आपकी कुंडली में आपके मेंटल पीस को मारेगा, और जैसे ही वो आएंगे आपके जीवन में व्यय बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि व्यय में बनी है, पर वो वस्तुतः सप्तम भाव के भी अधिपति होते हैं और अष्टम में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कई बार, चूंकि शुक्र जो बैठे हैं वो 15 डिग्री के हैं, आर्द्रा नक्षत्र में, बहुत बढ़िया है, नक्षत्र खराब नहीं है, लेकिन शुक्र 15 डिग्री के व्यक्ति के जीवन में विलक्षणता दे देंगे, अनुभव बना देंगे, अनुभवी बना देंगे, और व्यक्ति कभी भी किसी की बात को सुनता नहीं है, वो अपनी ही रट लगाए रहे, या कई बार इतना जिद्दी हो जाए, इतना अपने आप को घमंडी बना लेता है कि कई बार उसके लिए वो चीज जहर के समान हो जाती है। आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का अष्टम में बैठना विपरीत राजयोग बनाए, और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ 12वें भाव का संयोग दरिद्र दोष पैदा कर देता है। इस वजह से किसी को देने से बच जाइएगा। इस वजह से कई बार आपको धन खर्च करने से पहले विचार करना चाहिए। शुक्र की दशा में व्यय न बढ़ जाए, इस बात का संतुलन बना करके रखें। गुरु में शुक्र, शुक्र में गुरु धन हानि करवा सकते हैं, धन की चोरी हो सकती है। साथ ही साथ शुक्र में मंगल आ जाए तो ये बात और भी घटित हो जाती है। इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि उसके ऊपर राहु का भी प्रभाव हल्का फुल्का है, तो एक अपना वो झटका जरूर देगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो राहु में शुक्र या शुक्र में राहु का जब संबंध बनेगा तो कई सारे लोग मित्र बनेंगे, और कई सारा जो है वो ड्रामेटिक बदलाव एक ही बार हो जाता है, जहां शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर एक चीज में व्यक्ति जो है वो नया कुछ ढूंढना चाहता है, टिक करके एक जगह काम नहीं करना चाहता है, बार बार काम बदल सकता है। ऐसी स्थितियां जीवन में घटित होते देख रहा हूं। शुक्र की दशा में व्यक्ति के जीवन में बाहर जाने का योग, राहु में शुक्र आए तो बाहर जाने का योग, मंगल में शुक्र आए तो बाहर जाने का योग। ऐसी अवस्था में आपको कई बार अपने ऊपर थोड़ा काम और अपने ऊपर थोड़ा संतुलित करने के ऊपर काम करना चाहिए। जीवन में जितना ज्यादा हो सके उस दौरान अपने आप को शांत रखिए,
अपने आप को स्थिर रखिए, यात्रा करने से बचिए, अपने कपड़ों पे, अपने पहनावे पे, अपने जो है वो चाल चलन पे, इन सब चीजों पे आपको काम कर लेने की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा हो सके गाय की सेवा, जितना ज्यादा हो सके भगवान नारायण की उपासना, जितना ज्यादा हो सके मंदिर के दर्शन का लाभ ले लेना चाहिए। उनकी दृष्टि धन भाव पे है, सुंदर बना दें चेहरा, और मुखौटा बड़ा अच्छा रहता है, व्यक्ति को सुसंस्कृत बना देते हैं और अनुभवी बना देते हैं। साथ ही साथ उसका घमंड नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। इस शुक्र से पंचमस्थ शनि उच्च के बैठे हैं, जो इनके परम मित्र होते हैं, राहु की दृष्टि है, और इसके ठीक पीछे मंगल और सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं, जो शुक्र के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। वहीं शुक्र जहां बैठेंगे उससे अगले भाव यानी कि भाग्य के बल की वृद्धि हो जाएगी। शुक्र की अवस्था जो आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं वो बेहतर है, वो 100% और पूरे परिणाम के साथ आपकी कुंडली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस कुंडली के लिए वो मारक होते हैं, इस वजह से कई बार आपके नाभि के क्षेत्र को और पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाले भी हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज क्रिएट करते हैं। इस वजह से कई बार आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। क्लियर है? अब शनि की बात करते हैं। अब बात शनि की कर लेते हैं। आप लोगों को ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा जरूर लगता होगा, पर क्या करूं, जिस पिता ने ये कार्यक्रम मुझे भेजा है बनाने के लिए, उसने बड़ी मुझसे आस लगाई है कि मैं उसके सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा, और वास्तव में मैं वो प्रयास करना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं खाली बोल रहा होऊंगा तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी, उसमें उसे कुछ दिखना भी चाहिए। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करते हैं तो चतुर्थ और पंचम तृतीय के अधिपति। अब जरा गौर करिए तो शनि इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, अशुभ होते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ के अधिपति होने के साथ साथ घूम करके वो तृतीय भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। इस कारण से, और लग्नेश के मित्र भी नहीं होते, इस वजह से ये अच्छे नहीं होते। पर चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं, और उसके बाद किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। राहु के साथ 12 में बैठे हैं। माता का स्वास्थ्य, माता से अनबन और माता की चिंता का कारण व्यक्ति बन सकता है। शनि इस कुंडली में अशुभ होते हैं, इस वजह से कि अगर वो अशुभ हैं और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं तो व्यक्ति को कई बार दूर जाना चाहिए। अगर हो सके तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जितनी दूर जाना चाहे जा सकता है। राहु के साथ बैठे हैं, शनि में राहु व्यय बढ़ा सकते हैं। राहु और शनि का संयोग कई बार घातक सिद्ध हो सकता है, इस वजह से ये बात मैं कह सकता हूं। दूसरे नंबर पे ये ग्रह जो है वो वक्री हैं, 11 डिग्री के लाभ भी देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लाभ के आसार व्यक्त होंगे, जहां व्यक्ति कुछ छोटे छोटे इनकम के साथ वो बड़ा जो है वो बड़ी आय जनरेट कर सकता है। वो वक्री हैं और राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और विशाखा नक्षत्र के राहु बैठे हैं, जो गुरु उनको देख ले रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास अलग प्रभाव रहेगा आध्यात्मिकता का, उसके पास उसके दुश्मन, उसकी विपरीत परिस्थितियां, उसका साहस, उसका धन कमाना, ये सारी चीजें धन कमाने वाले भाव पे, धन भाव 12वें भाव, विदेश से धन कमाए, विदेश से सुख अर्जित करे। तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पे, गुरु भी देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो संवेदनशील भाव बन रहा है वो दूसरा बन रहा है, और अपने भाव से वो नवम पंचम के संबंध में झिंगुर बोलने लगा है। तो अपने भाव से वो नवम पंचम के संबंध में बैठे हैं। राहु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति के पास पिता का सुख और माता का सुख, इन दोनों में से अगर तुलना करते हैं तो दोनों का सुख बढ़िया है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, और माता को रेगुलर कुछ न कुछ किन्हीं किन्हीं कारणों से दवाइयां खानी पड़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम में है, यहाँ के कारक ग्रह भी अष्टम में है, और यहाँ के कारक, यहाँ के अधिपति भी अष्टम में है, और माता का कारक भी अष्टम में है। तो मेंटल पीस पे काम करने की आवश्यकता है। माता के साथ संबंधों को और भी ज्यादा निकटता देने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज्यादा संतुलित करने की आवश्यकता है। बजरंग बली की पूजा करने की आवश्यकता है। बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करने की आवश्यकता है। शनिवार को पीपल को छू करके प्रणाम कर लेना, 5 बार परिक्रमा कर लेने की आवश्यकता है, और बरगद के वृक्ष को दूध अर्पित करने की आवश्यकता है। जीवन में जितनी ज्यादा हो सके पीपल के वृक्ष को लगाने की आवश्यकता है। आप इस पे काम कर सकती हैं, ये काम आपके लिए ठीक रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नीच दृष्टि होगी, और यहाँ के अधिपति रोग भाव के अधिपति भी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं। पर शनि की नीच दृष्टि और शनि वक्री होकर के कई बार व्यक्ति के जीवन में मेहनत ज्यादा करवाते हैं, पराक्रम ज्यादा करवाते हैं, और ढाढ़स रखना पड़ता है। शनि की दशा में विलंब की स्थिति कई बार ज्यादा हो जाती है। कई बार धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, और स्वभाव थोड़ा कठोर भी हो जाता है। उन्हीं शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ पड़ेगी, जहाँ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। इस कारण से भाग्य का मंद होना, शनि की दशा में भाग्य का लाभ कम मिले, काम बनते बनते बिगड़े, काम रुकता रहे, नुकसान होता रहे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बजरंग बली की शरणागति धारण करनी चाहिए।
और गणेश जी की पूजा या गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। क्लियर है? यही शनि नवांश कुंडली में स्वग्रही हो जा रहे हैं और अच्छे हो जा रहे हैं। तृतीय भाव में पापक ग्रह का, 12वें भाव में उच्च के भी बैठेंगे तो थोड़े बहुत कमजोरी होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। वहां पे मैं समझता हूं कि व्यक्ति स्टील से संबंधित कारोबार कर सकता है, धातुओं से संबंधित कारोबार कर सकता है, पर कुछ लोगों के साथ, अकेले नहीं। यहाँ पे पार्टनर भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, आप पार्टनर में भी काम, पार्टनरी में भी आप काम कर सकते हैं, जो है वो चीजें कमजोर नहीं है। पर एक बात है कि 12वें भाव में शनि मोक्ष के कारक होते हैं, राहु के साथ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति विदेश चला जाए तो ज्यादा बढ़िया, ये शनि यहां से ज्यादा बाहर में परिणाम अच्छे कर सकते हैं। अब राहु जन्म कुंडली में, शनि भी अशुभ है, राहु भी जन्म कुंडली में अशुभ ही बैठे हैं। 12वें के राहु अच्छे नहीं होते, हालांकि वो आपको साहसी, ढाढ़स और संवेदनशील बना रहा है। उसकी स्थिति यहाँ के लिए अच्छी है, यहाँ के लिए सामान्य है और यहाँ के लिए सामान्य से बेहतर है। मतलब यहाँ के लिए कमजोर, यहाँ के लिए अच्छी और यहाँ के लिए सामान्य से बेहतर। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी दशाएं कमजोर जाने को कह रही हैं। इनको ठीक करने के लिए आपको हमेशा ही दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, गणेश जी के मंत्रों की आराधना, इनके मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ये आपकी कुंडली थी। अब बाकी की चीजें कल बताऊंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने इनके दूसरे चैप्टर को लेकर के, जहां नवांश और दशमांश पे चर्चा करूंगा लग्न के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।